बस्ती की हस्ती। प्रत्येक रविवार मुलाकात बस्ती के नामचीन लोगों से जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट योगदान से अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके हैं और जनपद का गौरव बढ़ा रहे हैं। आइए आज मिलते हैं जाने माने व्यापारी नेता आनंद राजपाल से, जो हर मुद्दों को लेकर न केवल संवेदनशील रहते हैं बल्कि समय समय पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन के जरिए स्थानीय प्रशासन और शासन तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक के YouTube चैनल पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम बस्ती की हस्ती। जैसा कि आप जानते हैं, बस्ती की हस्ती कार्यक्रम में हम बस्ती जनपद के उन नामचीन चेहरों को आपके सामने लाते हैं प्रत्येक रविवार को, जो समाज में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं व्यापारी नेता आनंद राजपाल जी। आइए आनंद राजपाल जी से कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आनंद जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आनंद जी, एक बड़े मुद्दे से आज के बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। आप व्यापारी नेता हैं, आपने अनेकों बार जीएसटी को लेकर के तमाम धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है और भारत सरकार को भी कुछ पत्राचार करके आपने कुछ उपाय सुझाए थे जीएसटी को और बेटर बनाने के लिए। तो नतीजा क्या हुआ, परिणाम क्या आया, उसका कुछ असर हुआ? जीएसटी की लड़ाई हम शुरू से लड़ रहे हैं। जो आपने परिणाम पूछा, तो परिणाम तो अभी तक शून्य है, लेकिन जो जीएसटी लागू करने के टाइम पे जब शुरुआत हुई थी, तो ऐसे में जीएसटी का जो प्रारूप बनाया गया था शुरुआत का, उस प्रारूप को जब हमने जाना था तो उस प्रारूप के हिसाब से मैंने इस पे बात किया था। तो हमने कहा कि जो सरकार की मंशा है, उस मंशा के हिसाब से अगर इस हमारे तरीके से काम किया जाए तो सरकार को राजस्व बहुत ज़्यादा मिलेगा और व्यापारियों की भी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और सरकार अपने तरीके से चला रही। जीएसटी में जो सबसे जीएसटी के पहले सरकार ने जो प्रणाली थी वो सेल्स टैक्स की एक प्रणाली हुआ करती थी। सबसे पहले सेल टैक्स हुआ करती थी। सेल टैक्स की प्रणाली में काम कर रही थी सरकार। उसके बाद सेल टैक्स के बाद उन्होंने वैट लागू किया। तो वैट में भी मैं व्यापार मंडल में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में था और लखनऊ में मुझे बुलाया भी गया था और मैं वहाँ पे गया था। तो वो टी जॉर्ज जोसेफ एक जो है कमिश्नर हुआ करते थे और उनके अध्यक्षता में वो बैठक हुई थी और उसमें सबसे सुझाव मांगे गए थे कि किस तरीके से टैक्स के इस प्रारूप को सही किया जाए। तो हमने भी अपनी बात रखी थी वहाँ पे। टी जॉर्ज जोसेफ ने पूछा तो मैंने उनसे उनका उद्देश्य पूछा था। तो उन्होंने उद्देश्य मुझे ये बताया कि जो सेल्स टैक्स में होता है कि फर्स्ट टाइम पे जैसे यूपी टू यूपी अगर सेल हुआ तो 60 रुपये पे अगर आपका माल आया और आपको 10% टैक्स लग गया तो 66 रुपये टैक्स हमें मिल गया। अब उसके बाद वो जो माल है उसकी एमआरपी है 100 रुपये, हमें उस पर टैक्स चाहिए 100 रुपये पे। और उसी प्रणाली को हमको सुधारने के लिए हम 100 रुपये पूरे पे टैक्स लेना चाहते हैं। इसके लिए हमने वैट किया है ताकि वो जिस स्टेप पे भी बिके, जहाँ तक बिके, उस पर हमको टैक्स मिलता है। पूरे एमआरपी पर सरकार के पास उसका कलेक्शन टैक्स। जी। बैठक में हम मौजूद थे और बैठक में सारे जिलों से लोग आए हुए थे। जी। आपके मीडिया दस्तक के चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमने उनसे पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में उन्होंने बताया कि हमको एमआरपी तक पे टैक्स चाहिए और एमआरपी तक पे टैक्स चाहिए। अभी तक की जो प्रणाली थी उसमें फर्स्ट टाइम पे जो सेल का आ जाता था उसी के बाद हमको टैक्स मिलता था और एमआरपी टैक्स चाहिए, इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया, वैट लाए थे। तो मैंने कहा कि उसके लिए रास्ते बहुत अच्छे हैं, हम आपको सुझा सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। तो उन्होंने कहा नहीं बताइए आप, मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रणाली हमारे सामने आ जाए जिससे लोगों को भी कष्ट ना हो और सरकार को भी कर ज़्यादा मिले। मैंने उनको सुझाया ये बात कि अगर आप चाहें तो आप
एमआरपी पे टैक्स, एक ऑर्डिनेंस पास करके एमआरपी पे टैक्स ले लें, या जिसका जो अधिकतम बिक्री मूल्य है उस मूल्य पे टैक्स ले लें और उसके बाद सारे लोगों को मुक्त कर दें। इससे आपके पास सिर्फ जो है 20, 25, 50 हज़ार या 2 लाख लोगों तक को जो है मॉनिटरिंग करने के लिए रहेगा और बाकी सारे लोग मुक्त होंगे और मुक्त व्यापार करेंगे और आपका टैक्स आपके पास पहले दिन पहुंच जाएगा। उसके बाद व्यापारी चाहे साल भर में बेचे, 2 साल में बेचे, 6 साल में बेचे या वो न बेच पाए, लेकिन आपका टैक्स आपके पास। हाँ, व्यापारी तनाव मुक्त रहेगा और सरकार का राजस्व भी कई गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो इसमें हम प्रणाली, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है उत्पादन तो इतना होता नहीं है, बाहर से ही माल आता है, तो हमने कहा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ हर जगह जो है वो यूपी के अंदर जब एंटर होता है, किसी भी उससे एंटर हो, दूसरे स्टेट से आए, तो उस स्टेट से आने के बाद उसका एक बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर पे ही आप टैक्स वसूल सकते हैं। टैक्स वसूलने के बाद ये सारी प्रणाली उसमें हो सकती है। ऑनलाइन सुविधा हो गई है, बैंक की सारी प्रणाली सुधर गई है, उस सुधरने में आप सारे ये काम कर सकते हैं। तो जब सारी बात उन्होंने सुन ली तो उन्होंने कहा फिर हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, तो हमने कहा वो खाली हो जाएंगे। तो हमने कहा तो फिर आप उद्देश्य से ही भटक गए, आपको टैक्स नहीं चाहिए, आपको हमको परेशान करने के लिए। आखिरकार वैट प्रणाली लागू हो गई। और वैट प्रणाली चलाते में सारे लोगों को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि ऑफलाइन चल रहा था। वैट ऑफलाइन चल रहा था और ऑफलाइन में जो अधिकारी थे वो अपने तरीके से जिसको जो समस्या होती थी उस समस्या का समाधान करते थे जी। और काम सुचारू रूप से चलता रहता था, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आ रही थी। तो ऑफलाइन चलते चलते कोई दिक्कत नहीं आई। अंत में सरकार ने 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, पहले जो ये आज की सरकार है वो पहले इसका विरोध करती रही, जीएसटी का। कांग्रेस उसको पहले पिछली सरकार उसको लगाना चाहती थी, ये विरोध करना चाहती थी। अच्छा, जब कांग्रेस सत्ता में थी हाँ, तो यही भारतीय जनता पार्टी जीएसटी का विरोध कर रही जी। और आज की डेट में जब जैसे ही वो आए उसके बाद वो जीएसटी पे अपनी बात करने लगे और जीएसटी को लागू करने की बात करने लगे। लेकिन हम लोगों को धोखे में रखा गया और धोखे में ये रखा गया कि लास्ट पॉइंट का टैक्स, एक ही बार टैक्स लगेगा जीएसटी में और दोबारा उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत सरल प्रणाली बनाई जाएगी। लेकिन वो प्रणाली ऑनलाइन होगी, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी और उसमें सब चीज़ें ऑनलाइन भरनी पड़ेंगी, ऑनलाइन सब कुछ मंगाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें। हम लोगों ने पहले सोचा कि अच्छा होगा, जब उन्होंने लागू कर दिया तो सारे व्यापारियों को बहुत दिक्कत आने लगी। उसका व्यवहारिक स्वरूप बड़ा दुरूह है, बड़ा दुरूह, और वो उनके लिए भी दुरूह था। जो उनके कर्मचारी थे उन तक को ये जानकारी नहीं थी कि जीएसटी में क्या किया जाए और शायद अभी तक इतने अमेंडमेंट हो रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आपने बनाया क्या है। और उसकी वजह से व्यापारियों को बहुत दिक्कत हो रही है। जो चीजें आती हैं निकल के उसको वो सुधारने का प्रयास करते हैं लेकिन सुधार नहीं पाए। अंत में जब हम लोगों ने देखा कि वो नहीं सुधर पाएगा तो हमने उसका विरोध पूरी तरीके से चालू किया। प्रधानमंत्री को बस्ती से एक पत्र, कम से कम कुछ नहीं 200 डॉकेट का पत्र हमने उनको भेजा, जिसमें हमने व्यापारियों से शपथ पत्र तक बनवा के भेजा और व्यापारी इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि साहब आप हमारी दुकान ले लीजिए लेकिन इससे मुक्त कर दीजिए, हमारा प्रॉफिट हमको दे दिया, टैक्सेशन से हमको मुक्त कर दीजिए, हमको अपना स्टाफ बना लीजिए, हमको हमारा परिवार चलाने भर का पैसा देते रहिए और हमारी दुकान का लाभांश लेते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे इसकी झंझट से मुक्ति आज ही जाकर के मुक्ति दे दीजिए। लेकिन सरकार ने उस पर भी कोई बात की नहीं और ना हमको कोई उसका पत्राचार किया, हमको ना कोई वापसी की, जबकि मैंने बहुत बड़ा डॉकेट बना के यहाँ से जवाब तक नहीं आया आपको? जवाब तक नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया कि हमको क्या करना चाहिए, हम इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कौन सा उपाय आपने सुझाया था सरकार को? बिल्कुल, मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी को मैंने क्या लिख के भेजा था जी। और वो इतना बढ़िया सुझाव था कि अगर वो उस पर अपना अमल करते और उस पर प्रयास करते तो व्यापारी भी दिक्कत से मुक्ति पा जाता और सरकार को कई गुना टैक्स मिल जाता,
क्योंकि आज सरकार क्या कर रही है कि कभी पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि 20 लाख तक छूट है, फिर उसने कहा कि 40 लाख तक छूट है। कोई भी व्यापारी छोटा हो बड़ा हो छूट नहीं चाहता है, आपका टैक्स आपको देना चाहता है, लेकिन आप खुद उस तरीके से एक व्यवस्था बनाते हैं कि इसमें चोरी होती रहे, और चोरी की व्यवस्था खुद बना के देते हैं। कोई दूसरा नहीं बनाता, कोई व्यापारी बना के नहीं देता, पोल उसी में रहता है, सारा पोल उसी में बना के देते हैं। पहले आपने 20 लाख दिया छूट, अब 40 लाख दे दिया। पहले कुछ और कर रहे थे, अब कुछ और करने लग गए। तो समस्या व्यापारियों के लिए आप बढ़ा रहे हैं। व्यापारी चाहता है कि टैक्स पेड माल हमारे पास रहे और हम अपना उसको बेचें, चाहे वो खराब हो जाए, चाहे वो 1 साल में बिके, चाहे 2 साल में। हाँ, हम अपनी लायबिलिटी पेड कर दें, हमारा दामन साफ रहे। दामन साफ जी। लेकिन आप चाहते नहीं कि वो साफ होकर रहे, आप उसको परेशान करना चाहते हैं, आप उसको उत्पीड़न करना चाहते हैं, और उसी बहाने बुला के उसकी सारी जो है दिक्कतें जो हैं उसके ऊपर खड़ी करना चाहते हैं। हमने जो सुझाव दिया था, उस सुझाव में हमने ये कहा था कि जो भी प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट के MRP पे जैसे ही पहली सेल हो, फर्स्ट सेल पे ही वो टैक्स ले लिया जाए, और वो टैक्स लेने के बाद व्यापारियों को इस बात से मुक्त कर दिया जाए कि वो टैक्स देंगे, वो अपना हिसाब जरूर दें कार्यालय पे जी, वो हिसाब दें, और हिसाब देने के बाद आप उससे सारा लेखा जोखा आप लीजिए, लेकिन टैक्स की लायबिलिटी से उसको मुक्त कर दीजिए। जो प्रथम बिंदु पे टैक्स ले लिया जा रहा है उससे सरकार को कई फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि सरकार अगर प्रथम बिंदु पर सारा टैक्स ले लेगी तो बहुत सारी चीजें जिनकी MRP बहुत ज्यादा है, 200% तक ज्यादा, वो रिड्यूस हो जाएगी। बहुत बड़ी बात आपने कही, और जनता को उसका फायदा मिलेगा। आज हमने देखा 400 रुपया प्रिंट है और 80 रुपए में आता है जी, और 80 रुपए पे टैक्स लग जाए। 320 रुपए पर अनावश्यक ग्राहक को टैक्स दे, ग्राहक को टैक्स दे। तो ग्राहक को टैक्स नहीं दे, टैक्स तो ग्राहक देता ही है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, टैक्स ग्राहक देता है, व्यापारी टैक्स नहीं देता, ग्राहक से वसूलता है। वो एक टैक्स कलेक्टर बना हुआ है, सरकार और ग्राहक के बीच में टैक्स कलेक्टर बना हुआ है। उस टैक्स कलेक्टर का उसको कोई लाभ नहीं है, ना तो वो लाभ कहीं किसी भी तरीके से, ना तो उसकी शिक्षा में देना चाहते हैं व्यापारी को, ना ही उसके स्वास्थ्य पे देना चाहते हैं, कहीं भी उसका लाभ नहीं देना चाहते, सिर्फ सब कुछ उससे वसूलना चाहते हैं। अभी आप कह रहे थे कि व्यापारी जनता और सरकार के बीच में एक टैक्स कलेक्टर की भूमिका में है, वो अपनी गाढ़ी कमाई से, अपने मेहनत से वो सरकार को राजस्व देता है, जिससे देश का आर्थिक ढांचा मजबूत होता है। तो और जबकि इसके बदले में वो उसको कोई सुविधा नहीं मिलती है, न शिक्षा में सुविधा मिलती है व्यापारियों के बच्चों को, और न चिकित्सा में कहीं सुविधा मिलती है, कहीं रिबेट नहीं मिलता है उसको। क्या कहेंगे? हम अशोक जी ये कहना चाहते हैं आपके मीडिया दस्तक के चैनल के माध्यम से कि सरकार की जो व्यवस्था है ये लाए तो ये विदेशों से है। अच्छा जी। और विदेशों में इस तरीके की व्यवस्था है कि जो वहाँ पे जिस तरीके का टैक्स पेयर है उसको उसकी सुविधा वहाँ पे दी जाती है, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो शिक्षा हो, हर जगह उसकी सुविधा दी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ क्या है कि वो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, टैक्स के बिहार पे वो अपनी सरकार तो चलाना चाहते हैं, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है बीच में उसके लिए वो कुछ नहीं करना, टैक्स पेयर के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना चाहते। जबकि होना ये चाहिए कि अगर टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसको भी आप इस तरीके से लाएं कि कम से कम उसकी शिक्षा, उसके बच्चों की शिक्षा और उसके जो परिवार का जो स्वास्थ्य का खर्चा है वो तो सरकार को उठाना चाहिए, लेकिन वो भी उसके लिए नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर वो कैसे करेगा? कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते अपनाएगा, कहीं ना कहीं गलत आपके साथ करेगा, तब ना अपना काम चला पाएगा। क्योंकि आज शिक्षा भी इतनी महंगी हो गई है, स्वास्थ्य भी इतना महंगा हो गया है कि वो इस तरीके काम करेगा। दूसरी चीज क्या, सबसे बड़ी क्या है कि एक व्यापारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बैल की तरीके से लगा रहता है सारा समय, और वो प्रयास करता है, इसी चीज का प्रयास करता रहता है कि कैसे हम अपना काम करें, अपने परिवार का भी पेट चलाएं, सरकार का भी वहाँ से टैक्स जाता रहे, जिससे सरकार भी हमारी अच्छी तरीके से चलती रहे। तो वो इतना प्रयास करने के बाद भी वो कभी भी उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, चोर समझा जाता है, उसको हमेशा गलत समझा जाता है, हमेशा व्यापारी को ही गलत समझा जाता है। जबकि पूरी देश की अर्थव्यवस्था
व्यापारियों के टैक्स के ऊपर ही सरकार चलती है, और अन्यथा चलना उसका बहुत मुश्किल है। न उसको सम्मान मिल रहा है, न उसकी बुनियादी ज़रूरतों में सरकार कोई हाथ बटा रही है। बस मेहनत करके वो दिन रात सरकार का राजस्व पूरा कर रहा है और आर्थिक ढांचा मजबूत कर रहा है। आनंद जी, अभी आप बात कर रहे थे कि जो टैक्सेशन के जो उपाय आपने इंडिया गवर्नमेंट को सुझाया था प्रधानमंत्री को पत्र भेज करके, उसके मुताबिक जहां से सामान निकल रहा है, यानी फैक्ट्री के गेट पर ही आप समझ लीजिए, यहाँ जहाँ भी सेवाएं या कोई वस्तु उत्पादन होकर के निकल रही है, वहाँ पे अगर टैक्स लिया जाए तो एमआरपी पर टैक्स लिया जाएगा। इससे आपने बताया एक बहुत बड़ी संभावना कि रिड्यूसेज होंगे, एमआरपी भी बहुत कम होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, दवा ले लीजिए या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी खरीद 80 रुपये में हो रही है और एमआरपी उस पर 400 लिखा हुआ है। तो 80 की जगह 320 रुपये ज़्यादा पर ग्राहक से टैक्स लिया जा रहा है, और जब एमआरपी पर टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू की जाती तो शायद एमआरपी कुछ रिड्यूस होता। और क्या क्या लाभ होते हैं इसके, जनता को लाभ मिलता? जी, मैं ये कहना चाहूँगा जी, इस तरीके की व्यवस्था अगर सरकार बनाएगी जी, तो जो एक्स्ट्रा एमआरपी लोग दे रहे हैं जी, वो एक्स्ट्रा एमआरपी स्वतः समाप्त करेंगे। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जैसे मान लीजिए 80 रुपये का दिया, तो जब प्रथम बिक्री होती है तो 80 का 90 हो जाता है, और रिटेल होते होते मेरे ख्याल से 120 रुपये में, 200 रुपये में, 150 रुपये में बिक जाता है। लेकिन वही चीज़ जब देहातों में जाती है, जब जहाँ पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, जी, जी, तो वो 400 की चीज़ 350 में तो मिल जाएगी, लेकिन बाकी जो बीच का मार्जिन है, डिफरेंशियल मार्जिन, वो बहुत ज़्यादा मार्जिन जो होता है, वो दिक्कत आती है, वो ग्राहक को बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर ये चीज़ें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिक जो है वो एमआरपी कम हो जाएगा। एमआरपी कम होने से वो ऑटोमेटिक सीधा लाभ जनता को जाएगा, सीधा लाभ इसका। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ हो गई जो आपने एक बात कही कि फैक्ट्री के गेट पे ही ले लिया जाए। हमारा ये कहना है प्रथम बिक्री, आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज जितना सबने अपने अपने जो है जितने भी प्रदेशों में अपने डिपो खोल रखे हैं, तो प्रथम बिक्री वो जहाँ पे भी कर रहा है, अच्छा वहीं पर ले लिया जाए, प्रथम बिक्री पे ही वो पूरा टैक्स अपना सुन लें। उसके बाद जो बीच का व्यापारी है, जो ले रहा है, बेच रहा है, या वो दूसरे को बेच रहा है, तीसरे को बेच रहा है, चौथे को बेच रहा है, वो जो चेन है वो बंद है, उसी से आप परेशान करते हो और उसी में सारा लूपहोल होता है, उसी में सारी चोरी उसी में होती है जी। इसलिए लाभ सरकार को जाएगा, और सरकार का कम से कम 4 गुना राजस्व बढ़ जाएगा अगर वो प्रयास करे इस चीज को। और राजस्व अगर बढ़ जाएगा 4 गुना तो सरकार का लाभ होगा। अगर वो जनता का लाभ देना चाहती है, क्योंकि टैक्स जो भी देती है वो जनता देती है, व्यापारी नहीं देता, सब जनता देती है। हर जगह एक जगह हम व्यापारी होंगे, लेकिन 99 जगह हम जो है जनता है। 99 जगह जनता है, 99 जगह हम जनता है, एक जगह व्यापारी हो, कहीं ना कहीं उसका लाभ सीधा हमको भी मिलेगा। तो इसलिए हम ये प्रयास करेंगे, अगर ये सरकार कर दे तो बहुत बड़ा लाभ पूरी जनता को मिलने लगेगा। और दूसरी चीज जो है, व्यापारी भी इससे लाभान्वित हो जाएगा, क्योंकि वो जिस तरीके से काम करता है सुबह से लेकर शाम तक, अब कहता है कि 5 तारीख को ये भरना, 20 तारीख को ये भरना, 8 तारीख को वो भरना, 9 तारीख को वो भरना, ये सब जो बंदिशें हैं जो सरकार में, ये खत्म हो जाएंगी। सरकार का जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा, उसका 4 गुना पूरा हो जाएगा। और अगर टैक्स बढ़ जाएगा, और टैक्स की जब वो कम करेंगे तो इससे सारी जनता को लाभ मिलेगा, जनता को सीधा लाभ होगा। एक लाभ और होगा कि ये जो इंस्पेक्टर राज है, जो जाके लोग प्रताड़ित करते हैं व्यापारी, शायद इससे भी राहत मिलेगी, क्योंकि व्यापारियों का सबसे बड़ा सरदर्द यही है, वो टैक्स से नहीं भागते, क्योंकि उन्हें तो जनता से लेकर के देना है। और लेकिन जो प्रताड़ित किए जाते हैं विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा, वो उनका सबसे बड़ा तनाव का कारण है। जी, एक दिन आप चर्चा कर रहे थे कि कुछ बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें जो होती हैं, जैसे कपड़ा है और बच्चों की स्टेशनरी है, यहाँ तक कि पेंसिल, रबर, कापी पर, और इससे ज़्यादा क्या कहें, हम लोगों के अखबार पर भी मौजूदा सरकार ने टैक्स लगाया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके इस पर? देखिए अशोक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक परिवार की, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 बुनियादी जरूरत, ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसको सरकार, कोई भी सरकार आती है, जब भी वो चुनाव में जाती है तो वो हमेशा इस बात को कहती है कि रोटी, कपड़ा और मकान को हम आपको मुहैया कराएंगे। तो मुहैया कराना तो दूर की बात हो गई।
करोड़ लोगों को आप जो है फ्री में अनाज दे रहे हो। वो 80 करोड़ कौन से फ्री में अनाज पा रहे हैं और कहाँ से क्या कर रहे हैं वो मालूम नहीं। आपको ज़्यादा मालूम होगा, सरकार को ज़्यादा मालूम होगा। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो लोगों को इसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। पहले के टाइम में कपड़े पे टैक्स नहीं लगा करता था। हाँ, कपड़ा टैक्स से मुक्त था। और खाने पीने की जो वस्तुएं जैसे आटा है, घी, तेल है, मैदा है, इस पर भी बहुत नॉमिनल इस तरीके के टैक्स हुआ करते थे। लेकिन सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान तीनों चीज़ पे बहुत ज़बरदस्त टैक्स लगाना चालू कर दिया। ये बहुत गलत है, एक संदेश बहुत गलत जा रहा है। क्योंकि पहले के टाइम जब अंग्रेजों की सरकारें हुआ करती थी तो उन्होंने तो भाई चूंकि उनके पास तो जजिया कर उसी तरीके से लेना था, लोगों को दबा के लेना था, तो अब दबा के लेने वाला ही कर। अब वो जो आप 80 करोड़ लोगों को दे रहे हो उसी की वजह से आपने जो है खाद्य पे टैक्स लगा दिया, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगा दिया, पेंसिल रबड़ पे टैक्स लगा दिया। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती। आप बढ़ावा देना चाहते हो शिक्षा को कि नहीं देना चाहते हो, यही नहीं क्लियर हो पा रहा है। अगर शिक्षा को आप बढ़ावा देना चाहते हो तो उसको टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि लोग बाग कम से कम कपड़े ठीक से पहन के रहें तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सरकार को ठीक करनी चाहिए। आनंद जी, अभी आपने बात करते करते कहा जजिया कर का याद दिलाया अंग्रेजों के ज़माने में कि वो वसूलते थे, एनी हाउ उनको चाहिए था, ना उनको सरलीकरण का ध्यान था टैक्स के कि इजी गोइंग में वसूला जाए, और ना तो उनको भारतीय नागरिकों से कोई लगाव था। तो आपको अचानक अंग्रेजों की व्यवस्था क्यों याद आई? आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? क्या वर्तमान सरकार में भी इस तरह के कुछ लक्षण है? क्या कहना चाहते हैं आप प्रत्यक्ष रूप से आपने क्या कहा उसको जरा साफ करिए दर्शकों से। हम ये बताना चाहते हैं कि जो टैक्स की प्रणाली चलती है जी, उस टैक्स की प्रणाली में कोई ये नहीं कहता। सबसे पहले आदमी यही कहता है, जब राजा भी पहले पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे जी, तो वो लोग भी जब कर लगाते थे तो ये कहते थे कि हम उस तरीके से कर लेंगे जैसे भौरा फूलों से कर लेता है। जैसे भौरा फूलों से कर लेता है। क्या बात? भौरा फूलों में से लेता है और उसको पता भी नहीं चलता है। लेकिन आज की डेट में आप चले जाइए तो एक व्यापारी 2%, 3% कमाता है, वो सरकार को 18% चाहिए, 20% चाहिए। और कोई चीज छोड़ दीजिए, सुबह जब वो शुरुआत करता है दिन की, हाथ में मोबाइल उठाता है तो टैक्स करता है। हर जगह टैक्स है, हर जगह टैक्स है। सरकार कह रही थी एक देश एक टैक्स, सरकार कह रही थी एक देश एक टैक्स, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। आज अगर आप देख रहे हैं जीएसटी चल रहा है, जीएसटी के साथ भी आप वैट भी लगाए हुए हैं। क्यों वैट लगाए हुए हैं? आप पेट्रोल पे क्यों लगाए हुए हैं? पेट्रोल पे क्यों आपने वैट बनाया हुआ है? उसको भी बंद करिए। वो भी नहीं आपने बंद किया, वो भी नहीं किसी को राहत देना चाहते हैं। 4 गुना आप कितना टैक्स आप जो है वैट के नाम पे आप उससे वसूल रहे हैं, 100% टैक्स वसूल रहे हैं। ये अच्छी चीजें हैं क्या? ये आपके कहने का मतलब कि सरकार ने कोई सरलीकरण नहीं किया और जीएसटी को भी पूरी तरह लागू नहीं किया, पूरी तरह लागू नहीं किया। तमाम प्रकार के अमेंडमेंट आए इसमें, और आपने अंग्रेजी हुकूमत का अच्छा उदाहरण दिया। आनंद जी, एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोग टैक्स पे बहुत देर से बात कर रहे हैं, अब आप फाइनली ये बता दीजिए कि जीएसटी अच्छा है या वैट अच्छा था? आपने पूछा है कि वैट अच्छा था या जीएसटी अच्छा? हाँ जी, ये बात साफ हो जानी चाहिए, जनता का भी भ्रम खत्म होगा और सच्चाई सामने आएगी। वैट और जीएसटी में कोई अंतर नहीं। वैट में भी वही प्रणाली लागू की गई है और जीएसटी में भी आके वही प्रणाली लागू की है, तो अच्छा तो दोनों ही नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं कि अच्छा तो दोनों ही नहीं है। सरकार की जो मंशा है उस मंशा के हिसाब से अगर वो टैक्स की प्रणाली उस तरीके से लागू करें कि फर्स्ट टाइम पे ही, फर्स्ट बिक्री पे ही, पहली बिक्री पे ही अंतिम बिक्री का कर ले लें, तो वो प्रणाली सबसे ये बात बार बार आ रही है। ऐसा लगता है कि आपके इस उपाय में बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः छिपा हुआ है। अगर इस पैटर्न पे सरकार काम करे तो व्यापारियों को भी राहत होगी, सरकार को भी राहत होगी, उनको इतना इंफ्रा नहीं लगाना पड़ेगा टैक्स वसूली के लिए, और जनता को तो राहत होगी। आनंद जी, राजनीति में आपकी अच्छी रुचि रहती है और आप 2014 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी रहे हैं और व्यापारियों का तो प्रतिनिधित्व आप करते ही हैं।
सदियों से, वर्षों से करते आ रहे हैं, कई दशक से। तो राजनीति में रुचि है तो राजनीति से भी जुड़े सवाल बनते हैं आपसे। मौजूदा राजनीति जो है या मौजूदा राजनीति के कल्चर में कहें जो गिरावट आई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सूर्य जी आपने। मीडिया दस्तक के इस चैनल के द्वारा हम बताना चाहेंगे जी कि पहले हमारी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे एक पार्टी आई, आम आदमी पार्टी जी 2012 में। उसके पहले भी जब आंदोलन हुआ तो उससे हम जुड़े हुए थे, अन्ना आंदोलन से। और उस आंदोलन से जुड़ने के बाद हमने जो उनके विचार देखे, जो एक राजनीति को बदलने का एक उनका विचार था, तरीका था, जी वो हमको अच्छा लगा। और उसको देख के ही हमने राजनीति में अपनी रुचि बढ़ाई। और एक ऐसा टाइम आया कि जब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो हमको बस्ती से आम आदमी पार्टी से लोकसभा का टिकट दिया। मैं लड़ा भी और पार्टी का कोई भी सहयोग नहीं मिला उसमें, लेकिन जो बदलने की प्रणाली उन्होंने दी थी, जैसे कि जन लोकपाल लागू करना, हाँ, कई ऐसी चीजें थी। जैसे उन्होंने कहा कि एक हम सिस्टम लागू करेंगे कि आप निश्चित अवधि के अंदर आपको सारे पेपर्स आपके घर पे मिल जाएंगे, आपके उसके अंदर मिल जाएगा, काम आसान हो जाएगा। वो कौन सा एक उन्होंने नाम भी दिया था उसको, चार्टर, सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर, जिससे सारी जनता परेशान रहती है। जब भी उसको एक भी प्रमाण पत्र बनवाना हो, अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना, अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना, कुछ भी बनवाना हो, तो पागलों की तरीके से घूमता रहेगा, लेकिन उसको सही समय पे उसका काम नहीं हो पाता है जी। और यही हमारी एक उम्मीद थी। तो इसी वजह से हम राजनीति में आए कि कम से कम जनता को जो उसकी आधारभूत जरूरतें हैं वो उसको सही समय पे उसको मिले, जबकि उससे उनका कोई लाभ नहीं है। सरकार नहीं देना चाहती तो उससे सरकार को क्या, सरकार को तो देना ही देना। वो आज नहीं देगी, कल देगी, कल नहीं देगी, परसों देगी, लेकिन अगर सही समय पे अनावश्यक हरेसमेंट होता है, दौड़ाते हैं। उसी दौड़ाने के नाते वो उसके पीछे और कोई कारण नहीं है कि हमको उनका जो एक अनुचित लाभ उनको मिलता रहे। हाँ, वही इसीलिए तो सरकारी नौकरी में आदमी जाता ही इसीलिए है कि वो कितना तनख्वाह कितना पाता, कहीं 10,000 रुपये, ऊपर कमैया कितना पाता हूँ 1 लाख रुपया, तो वो इसीलिए जाता। और दौड़ा के इतना थका देना चाहते हैं कि आदमी मजबूर होकर के उस पे सुविधा शुल्क पे आ जाता है। अच्छे लोग जो नहीं देना चाहते हैं उनको भी देना पड़ता। अगर नहीं देंगे तो काम ही नहीं होगा, सही काम भी नहीं हो सकते हैं। सरकार की तरफ से, न्यायालय की तरफ से जो चीजें आ चुकी होती हैं उसको भी यहाँ के लोग, जो कार्यपालिका के लोग हैं, नहीं करना चाहते। वो सिटीजन चार्टर मुझे लगा था कि बहुत अच्छा है जनता के लिए, और उसी वजह से मैं उस राजनीति से जुड़ा। और जुड़ने के बाद हमने प्रयास किया कि हम इसको एक अच्छे मुकाम पे ले जाने का करेंगे, लेकिन पार्टी की स्थितियां ही बदल गई। वो बातें नहीं रह गई जिन आदर्शों को लेकर के शुरुआत हुई थी पार्टी की। जी, तो क्या कहना चाहते हैं कि मतलब और पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी भी वैसे ही हो गई जैसे आपने शुरू किया था विश्वास करके? बिल्कुल पूरी तरीके से, जिस तरीके से दूसरी पार्टियां काम करती थी, जिस तरीके से दूसरी पार्टियां शोषण किया करती थी, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से अब शोषण करने लगी। जी। और इसी वजह से मैंने आम आदमी पार्टी को त्याग दिया है। अच्छा, अब आप पार्टी में नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब आप पार्टी में नहीं है, अभी फिलहाल किसी और पार्टी में भी नहीं है आप? बिल्कुल नहीं, अपना व्यापार देख रहे हैं। आनंद जी, राजनीति पर बात चल रही थी और अन्ना आंदोलन से जुड़ करके आपने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि आपकी उम्मीदों पर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी खरी नहीं उतरी है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप आए थे और आप भी कहीं न कहीं निराश हुए हैं। पिछले 10 सालों से आनंद जी, मैं भारतीय राजनीति में जो आप भी देख रहे हैं, आपके कानों तक भी आवाज़ पहुंचती होगी। दुनिया के तमाम मंचों से चुनाव प्रचार के दौरान, रोज बयानों के दौरान जिस प्रकार की उलूल जरूर बातें कही जाती हैं, धर्म को व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं, धर्म को बदनाम किया जाता है और किसी को पप्पू, किसी को बुआ बबुआ, किसी को चाचा भतीजा,
ये क्या नौटंकी है? मतलब क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं भारतीय राजनीति को? क्या आप इस तरह की जो गिरावट आई है या जो नया कल्चर पॉलिटिक्स में आया है, इससे आप संतुष्ट हैं? मैं जो आपने बात कही है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ये बहुत गलत परंपरा डाली जा रही है और इस परंपरा से सिर्फ आपस में लोगों का द्वेष बढ़ता जा रहा है, नफरत, वैमनस बढ़ता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है। और इसके लिए मैंने आपके चैनल के द्वारा 2021 में एक हमने जो है दिया भी था और आपने उसको प्रकाशित भी किया था और उस प्रकाशित में आपने इस बात को लिखा भी था। हमने जो बातें लिख के दी थी आपने उसको बाकायदा उसको डाला था और उसमें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से जो चीज हमने देखी वो शायद अपनी कल्पना में कभी देखा नहीं गया। किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है तो किसी को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, बूथ से पकड़ के लोग चले आ रहे हैं, स्टेशन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, रास्ते से किडनैप हो जा रहा है। शायद आप उन चीजों की याद दिलाना चाह रहे हैं। व्यक्ति नहीं पकड़ता, हाँ जी, प्रशासन के लोग जाके पकड़ रहे हैं, पार्टी बन के जाके। ये तो और बड़ी बात आपने कही कि पहले। और ये क्या चीज हो गई भाई, हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम बोल नहीं सकते, क्या स्वतंत्रता की मतलब बोलने की आजादी खत्म हो चुकी तो बता दें बोलने की आजादी खत्म हो चुकी है। अगर ऐसा हो चुका है तो हम भी अपना कुछ सोचेंगे, करना है या रहना है, नहीं रहना, कहाँ जाना है, क्या करना है, हम सोचेंगे भाई। हम लोगों ने ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं कि चुनाव के पीरियड में सत्ता पक्ष से इशारा हुआ और प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी को रास्ते से उठा लिया। ये यही नहीं हुआ, आपके यहाँ पे नहीं हुआ, बहुत जगह और अभी बहुत सारी अभी एक परंपरा हम देखते चले आ रहे हैं। हमारा कोई उससे लेना देना नहीं आम आदमी पार्टी से, लेकिन बताइए दिल्ली में चुनाव हुआ, 134 सीट जीत के वो बैठे हुए हैं, 104 सीट वाला जो है वो लगाए थे, उसको चलने नहीं देंगे, हम तुमको चलने नहीं देंगे। अरे ताकत का ये मतलब नहीं होता है। ताकत तो पहले अंग्रेजों के पास जिस तरीके की ताकत थी, अगर उस ताकत से वो अपना पूरा इस्तेमाल किए होते, वो लोग जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी है, उन लोगों ने जो मेहनत की है, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो, चाहे कोई और भी रहे, जितने भी हमारे लोग रहे हैं, भगत सिंह रहे हैं और सारे लोग रहे हों, उन लोगों ने इस तरीके का देश थोड़ी देखा था जिस तरीके का देश आप चलाना चाहते हो। अच्छा आनंद जी, एक चीज़ और देखा जा रहा है कि राजनीति में अक्सर बयान देते देते लोग धार्मिक हमले कर देते हैं, धर्म पर बोलने लगते हैं और व्यक्तिगत भी कहते हैं। कोई कहता है आप अपने नाम के आगे नेहरू क्यों नहीं लगाए, कोई कहता है अपने नाम के आगे आपने मोदी क्यों नहीं लगाया। गजब गजब की परंपरा लोग डाल रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका? लोग व्यक्तिगत हमले और धर्म को राजनीति में क्यों लाते हैं लोग? देखिए, पावरफुल लोग जी, जिनको जनता अपना आदर्श समझती है, चाहे किसी भी रूप में समझे, वो जब धर्म पे लाते हैं तो बहुत गलत चीज होती है। वो जो अपनी पावर का इस्तेमाल गलत तरीके, अरे यार आपके पास पावर है तो उस पावर से आप ये काम करो ना, विकास का काम करो आप, विनाश का काम मत करो। विकास का काम नहीं करेंगे, विनाश का काम करेंगे, उस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। धर्म भी तो व्यक्तिगत आजादी का मामला है। हम चाहे तो हिंदू रहे, चाहे तो मुसलमान रहे। देखिए, धर्म जो होता है, धर्म धारण करने के लिए होता है, धर्म दिखावे के लिए नहीं। बिल्कुल 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 सही। और जो भी ये काम कर रहा है धर्म दिखावे का, वो बहुत कहीं न कहीं धर्म को भी व्यापार से जोड़ दिया कहीं न कहीं। अभी राजनीति में जो नया कल्चर आया है उसको लेकर के बात हो रही थी और आपने बड़ी सावधानी से कहा कि आप उससे संतुष्ट नहीं है। निश्चित रूप से इससे वैमनस्यता और नफरत की भावना एक दूसरे के भीतर बढ़ रही है, तो आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अशोक जी, जिम्मेदार तो वही व्यक्ति है जो ताकतवर है, और ताकतवर आज की देश में जो हमारी सरकार है उससे बड़ी ताकत किसी के पास है नहीं। आप सीधे तौर पर आपका भी हमला जो है भारतीय जनता पार्टी पर है कि आप पार्टी को जो भी ताकत, जहाँ पे जो जिसकी ताकत है वो अपनी ताकत के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर। क्या पुरानी सरकारों ने भी ऐसा किया था? उन्होंने भी किसी को पप्पू, बुआ, चाचा और भतीजा और ऐसे नाम। ये कल्चर तो इसी 8-10 साल के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं। इसके पहले ये सब चीजें डेवलप नहीं थी। इसके पहले किसी की तरह लोग अपनी विकास की बात करते थे, लेकिन यहाँ तो पूरा विकास की बात को छोड़ दिया गया है। यहाँ तो सब बस इसको पप्पू बना दो तो इसको कुछ और बना दो, बुआ, चाचा, भतीजा। तुमने नेहरू क्यों नहीं रखा, तुमने गांधी क्यों नहीं रखा? अरे इससे क्या लेना देना, तुमने काम क्या किया ये बताओ। बहुत अच्छी बात। अब आनंद जी, एक लगे हाथ राजनीति पर हम एंड करने वाले हैं अपने बातों का, तो आप एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। अन्ना मूवमेंट से आप जुड़े थे
और इस देश में जो एक बहुत बड़ा राजनीति में और सत्ता में जो परिवर्तन आया था साल 2014 में, जब अन्ना ने और रामदेव ने मिलकर के एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था। शायद सत्ता परिवर्तन के लिए आप इन लोगों को जिम्मेदार मानते हो, देश की पूरी जनता मानती है। तो जिन उम्मीदों से इन लोगों ने सत्ता परिवर्तन का या व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल फूंका था और सत्ता परिवर्तन हो गया और उसके बाद जाकर के ये लोग अपने अपने काम में लग गए, तो क्या इन्होंने जो चाहा था, जो उस मंच से घोषणा की थी अन्ना आंदोलन के मंच से, क्या वो परिवर्तन हुए? और नहीं हुए तो ये लोग नेपथ्य में कैसे चले गए? जा करके वो अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं रामदेव, और वो अपना NGO चला रहे हैं अन्ना। तो क्या उन लोगों ने जो चाहा था वो हुआ? नहीं, हमें तो लगता है कि ये दोनों लोग मिलके सिर्फ एक ही काम के लिए आए थे जी, कि किसी तरीके से पुरानी सरकार जो चल रही है उसको उखाड़ फेंका जाए और एक नई सरकार नई तरीके की लेके आए। लेकिन जो उनकी भी आज मेरे ख्याल से वो भी इस बात को सोचने लगे, उनकी बातों से अब लगने लग गया है कि वो भी कहीं ना कहीं सरकार से अब नाराज चल रहे हैं जी। क्योंकि जो तरीका है काम का, जब विकास नहीं होगा, विनाश की तरफ बढ़ने लगेगा, तो आप कहाँ जाओगे? आप भी तो उसी में आओगे ना, उसी के अंदर आप भी तो हो। जब विनाश होने लग जाएगा तो क्या आप, जो बड़ा पेड़ होगा तो पहले गिरेगा, तो गिरेगा। जो छोटा होगा, जो लेटा हुआ होगा तो बेचारा बच भी सकता है, लेकिन जो बड़ा पेड़ है तो पहले गिरेगा। तो वो भी इस चीज को देखने लग गए हैं और मेरे ख्याल से धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस चीज की जो उन्होंने किया वो बिल्कुल मतलब एक ठीक है, परिवर्तन जरूर होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन को इस दिशा में नहीं लेके जाना चाहिए जिस दिशा में लेके चले। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो उस समय ताकतवर था या जिसकी सत्ता थी देश में वर्षों से, कई दशकों से, उसके खिलाफ मूवमेंट खड़ा करने के लिए अन्ना और रामदेव को इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल, पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया, पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल करके अपनी सरकार बनाई गई और सरकार बनाने के बाद उन्होंने वही तरीका इस्तेमाल करना चालू कर दिया जो अंग्रेज किया करते थे, जो अंग्रेज किया करते थे। जी, अब हम कानून व्यवस्था पर आते हैं। तो पिछले 8 सालों से देश में जो परिवर्तन हुआ है, क्या कानून व्यवस्था भी पहले से अच्छी हुई है? जैसे लूट, डकैती, बलात्कार, आर्थिक अपराध और राजनीतिक अपराध, सामाजिक अपराध जिस तरह से हो रहे थे, क्या उन आंकड़ों में कमी आई है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, आंकड़े जो निकल के आते हैं वो तो ज्यादा ही आते हैं, हर साल वो बढ़ के आते हैं, घट के तो नहीं आते हैं, बढ़ के आते हैं। आज जिस तरीके से हमारे योगी जी कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि साहब हमने पूरे जो माफियाओं की कमर तोड़ दी है, और भी स्टेट में इस तरीके की बातें हो रही, कमर तोड़ दी है, तो टूट गई होगी, हमें नहीं मानते कि नहीं टूटी है, बिल्कुल खत्म हो गए हैं वो। लेकिन वो बड़े बड़े अपराधी थे, कहाँ अपराध करते थे, कैसे करते थे, वो तो उनको और सरकार को दबाना भी चाहिए, जरूरी भी है। लेकिन आज भी अपराध उसी तरीके से चल रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं आई है, उसी तरीके से अपराध हो रहे हैं, और अपराध होने के बाद सुनवाई भी नहीं हो रही है। और तो और छोड़ दीजिए इस बात को, सीधे साधे आदमी को भी पुलिस गुंडा बना दे रही है, सीधे साधे आदमी को पुलिस गुंडा बना दे रही है। ये जो आपके कहने का मतलब, जो माफिया जिस तरह की क्राइम करते थे, उससे पब्लिक सेक्टर सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, जनता प्रभावित नहीं होती थी। जनता कहीं न कहीं वो ठेके के लिए करते थे, किसी और चीज के लिए करते थे, अपने लाभ के लिए करते थे वो सारे अपराध। वो गवर्नमेंट के इंफ्रा में घुस करके कहीं अपना लाभ लेते थे, अपना बैंक बैलेंस और वो अपराध अब भी हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, लेकिन नाम बदल गया है, दूसरे लोग आ गए हैं। और चूंकि उसमें उसका साथ मिल गया है सत्ता का, तो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, वो सारे अपराध। फिर ये खुलासे दूसरी सत्ता आएगी, दूसरी सत्ता आएगी, वो करेगी, बस किरदार बदल गए, अपराध अभी हो। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके। आनंद जी, हम लोग बस्ती के रहने वाले हैं जी, और ये कार्यक्रम भी बस्ती की हस्ती का है। तो बस्ती की कानून व्यवस्था जो वर्तमान में है, पिछले ज़्यादा नहीं हम पूछेंगे, तो पिछले 3 साल का अगर हम समीक्षा करें तो आप कितना संतुष्ट हैं? मैं देख रहा हूँ कि समाचारों में रोज सुसाइड कर रहे हैं लोग, किसी की लाश पेड़ पे लटकी हुई मिलती है, कोई नहर में फेंक दिया जाता है, कोई छात्रा स्कूल से जा रही है उसे उठा लिया जा रहा है, किसी का घर फूंक दिया जा रहा है। तो क्या लोगों को न्याय मिल रहा है? बस्ती की कानून व्यवस्था से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? अशोक जी, आपने बात बहुत अच्छी पूछी है बस्ती की कानून व्यवस्था के ऊपर। मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ और
इधर भी मैंने 2-3 सालों के अंदर बहुत चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है जी। कानून व्यवस्था से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, बस्ती की कानून व्यवस्था बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अगर जानकारी हो जाने के बाद भी अगर वो अपराध हो जाए और अपराध करने वाला मुकदमा कर दे और जो पीड़ित व्यक्ति है उसी के ऊपर मुकदमा कर दे और आपकी जानकारी के आने के बाद भी अगर उसको न्याय न मिल पाए तो फिर ऐसी व्यवस्था का हम क्या करेंगे। मतलब आप एक गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आपका कहने का मतलब तमाम उच्च अधिकारियों को, पुलिस के और प्रशासन के ये सच्चाई सामने पता चल जाती है, इसके बावजूद निष्पक्षता अपराध हो जाता है और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई नहीं हो रही, दोषी को दंड नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं। ऐसे क्या कुछ उदाहरण है क्या आपके? हाँ, ऐसे उदाहरण है हमारे पास। तो इस तरीके के हमारे 2 ही उदाहरण है। उसके बाद से मैंने मिलना भी बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। क्या करेंगे हम जाके आपकी बैठकों में, हम जाके क्या करेंगे जब उनको कोई सही चीज दिखाई नहीं जाएगी, सही चीज बताई नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे जाके? हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आप जब तक हो तब तक हो रहोगे, उसके बाद दूसरा आएगा वो अपना काम करेगा। आपको एक वाकया, 2 वाकया ऐसा जो याद है हमारे दर्शकों को? अब एक वाकया हमारे साथ हमारे घर के पास का ही था जी, वो जो आपको भी जानकारी है, मैंने भी आपको सारी उसके प्रमाण सारे दिखाए थे। खीरी घाट का मैटर है मेरे घर के पास का, और वो बेचारा पीड़ित आदमी जिसको मैं लेके गया, घटना होने के पहले लेके गया और मैंने बाकायदा उनको जो है पहले जिलाधिकारी महोदय को दिया, फिर कप्तान साहब को भी लेटर दिया, उसके बाद भी और जिलाधिकारी महोदय ने नायब तहसीलदार को मौके पे भी भेजा। मामला तो जमीन का ही था, लेकिन जिसकी पुश्तैनी जमीन है उस पर आप किस तरीके से इस तरीके से काम करते चले आ रहे हो। और अगर वो जो इनका चकबंदी विभाग है अगर वो उसको सही नहीं कर रहा है, उसके वजह से झगड़े हो रहे हैं, तो उसमें उस पार्टी का क्या दोष है? आप क्यों नहीं उसको सुधारना चाहते और कितने दिन तक नहीं सुधारना चाहते हो? आप नहीं सुधारोगे तो ये सारी चीजें होंगी। इसका मतलब आप खुद कारक हो उन घटनाओं के, आप खुद कारक, कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार हो और आपकी जानकारी में आया, आपकी जानकारी में आने के बाद भी आपने उस पर कोई सुधार नहीं किया और घटना घट गई, तो आप खुद जिम्मेदार हो। पुलिस खुद जिम्मेदार है इस चीज के लिए कि घटना घट जाती है, जानकारी हो जाने के बाद भी तो पुलिस नहीं कुछ करना चाहती, तो इसका मतलब वो नहीं चाहती कि सब चीज ठीक चले। मतलब बस्ती में जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस का नजरिया है, जो दबाव में काम करते हैं, दबाव में काम करते हैं। वहाँ पे एक प्रधान है, उस प्रधान की वजह से उनके दबाव में उन्होंने काम किया और उसको अपराधी बना दिया, उसको गुंडा बना दिया, जिसको जो एक मक्खी नहीं मार सकता है। सामान्य व्यक्ति को भी जो अजलस्त है, जो चलने फिरने में भी ठीक से सक्षम नहीं है, वो पुलिस रिकॉर्ड में गुंडा है, पुलिस रिकॉर्ड में गुंडा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं है। तो आए दिन पुलिस थानों को या बस्ती पुलिस को लेकर के एक रेफरेंडम चलता है, जनमत इकट्ठा किया जाता है, नंबर पूछते हैं लोग सोशल मीडिया पर कि फलाने थाने के पुलिस या बस्ती पुलिस से आप कितना संतुष्ट हैं, 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे। तो आनंद जी, आज हम हमारे स्टूडियो में आप मौजूद हैं, हमारे दर्शकों को बताएं कि बस्ती पुलिस को आप 10 में कितना अंक देना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, ऐसा प्रयास मेरे साथ भी उन्होंने 2 बार किया कि आप पुलिस को जो है नंबरिंग देने का, मैंने भी बहुत सारे लोगों को भेजा कि आप पुलिस को जो है जो नंबर देना चाहेंगे वो अपने हिसाब से दीजिए। फिलहाल मैं नंबर नहीं दे पाया तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम अपनी लिस्ट में से हटा दिया। उनके जो अपने लोग होते हैं, जो उनके चाहने वाले लोग होते हैं, जो जिनको जो पुलिस अपने गुड बुक में रखती है, और उन्हीं से वो अपना नंबरिंग ले लेती है, उन्हीं से अपने आप की वाहवाही करा लेती है। सारा ये जो नतीजे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी फ्रॉड है, वो मैनेज्ड है पूरी तरह से। सब मैनेज। वो पुलिस ऐसे लोगों से सर्वे कराती है कि जो पुलिस के ही इर्द गिर्द सराउंडिंग घूमते रहते हैं, कोई न कोई परोक्ष लाभ उनका जुड़ा रहता है। तो निश्चित रूप से वो सच बोलने वाले नहीं, वो उनकी जरूरत नहीं, उस जनमत में, उन नतीजों में सच बोलने वाले लोग नहीं, जरूरत नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। जी। तो आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे हमारे प्रशासन को, बस्ती के मतलब उन कार्यशैली में कोई सुधारना है, कोई अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, समाधान दिवस है, तहसील दिवस है, इस तरीके की, और थाना दिवस भी लगाते हैं। हाँ जी। लेकिन इन दिवसों का हमें नहीं लगता कि कोई बहुत फ्रूटफुल उस पर असर पड़ता हो। यहाँ के जो लोग हैं वो लोग अपनी समस्याएं लेके जाते हैं और समस्याएं लेके वापस चले जाते हैं। बजाय इसके समस्या का समाधान हो, हमारे ख्याल से समाधान नहीं होता है, समस्या और लेके चले जाते हैं।
अब हम इतनी बड़ी बात बताए हैं, इतनी बड़ी बात आपके कार्यालय तक पहुंचाए हैं, इतनी बड़ी बात आपको हमने दिखाया है, उसके बाद भी अगर आप कोई चीज़ सुन नहीं रहे हो और उसको गुंडा बना रहे हो, उसके ऊपर मुकदमा, उसकी चार्जशीट भेज रहे हो, तो ये हमें क्या लगेगा? हमें तो यही लगेगा ना कि आप कहीं ना कहीं प्रभाव में आके और किसी गलत आदमी का साथ दे रहे हैं। और आप उसको जानते भी, ऐसा नहीं है, पुलिस के पास एलआईयू इतनी मजबूत होती है कि वो चाहे तो एक एक चीज का सच और दूध का दूध और पानी का पानी कर ले, उसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा। उसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा। क्यों? कहीं ना कहीं उनका अपना लाभ उससे जुड़ा रहता है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो दिवस ये लगा रहे हैं, उस दिवस में पूरी तरीके से जो अधिकारी लोग बैठते हैं, अपना मन खोल के, दिमाग खोल के और सच्चाई को देखें और सच्चाई के साथ कार्य करें, जिससे जनता को लाभ मिले, जनता को राहत मिले। आनंद जी, एक आखिरी सवाल है। हम लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो ये कोर्ट से जो फैसले आते हैं उनको इग्नोर करना ठीक नहीं है, उनको बीच में शामिल करना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट का फैसला कानून व्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप देखते होंगे कि महिला उत्पीड़न के मामले में, तमाम बलात्कार, अपहरण, चोरी और ज़मीनों के मामले में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा हो जाती है, मेडिकल रिपोर्ट जमा हो जाती है, अपराधी खुद अपना अपराध कबूल कर लेता है, गवाह भी गुजर जाते हैं। इसके बावजूद एक एक मुकदमे की फैसले सुनाने में 10 साल, 15 साल, 8 साल, 20 साल लग जाता है। क्या आपको लगता है कि इसका भी कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है? बिल्कुल, पूरी तरीके से बात से मैं आपसे सहमत हूँ कि इसका कानून व्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और एक चीज और होनी चाहिए, अगर कोई भी चीज न्यायालय तक गई है, तो न्यायालय में एक तो सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि उसका समय सीमा फिक्स होना चाहिए कि अगर ये मान लीजिए 302 का मुकदमा है या हत्या का मुकदमा है, तो उसमें क्या इतना बड़ा भारी है भाई? किस चीज का इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो? या तो पुलिस ने कुछ गलत किया हुआ है, पुलिस की गलती की वजह से न्याय देने में दिक्कत हो रही है, तो पुलिस को भी ठीक करो। और पुलिस को ठीक करने का आपके पास अधिकार है, आपको ठीक करना चाहिए उसको। और पुलिस गलत कर रही है, पुलिस को तो गलत जब उसने किया हुआ है तो उसके ऊपर उसका वो होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो न्याय व्यवस्था है उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि 1 साल के अंदर हम मुकदमे का फैसला देंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। अगर पुलिस ने गलत किया तो उसको भी दंडित किया जाना चाहिए। ऐसा हो जाए तो कानून व्यवस्था काफी हद तक ऑटोमेटिक व्यवस्था एकदम सही हो जाएगी। जिस तरीके से पुलिस अगर गलत मुकदमे, आज जो कहते हैं ना कि अदालतों में मुकदमे बहुत ज्यादा है, हाँ, बहुत ओवरलोड, 80% मुकदमा फर्जी होता है। और फर्जी कौन करता है? पावर किसको फर्जी करने का? पुलिस को पावर। इसका मैं भी भुक्त भोगी, फर्जी मुकदमे का मैं भी भुक्त भोगी। ये पुलिस करती है और अंत में पुलिस हारती है उसमें। तो पुलिस हारती तो पुलिस के ऊपर क्यों नहीं किया जाता? उसके ऊपर भी करना चाहिए। पार्टी 2 हुई, लेकिन पुलिस भी उसमें पार्टी है, क्योंकि पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेट किया, उसका पैसा ले रही है सरकार से, फ्री में नहीं काम कर रही, उसका पैसा सरकार से ले रही है। और अगर वो गलत इन्वेस्टिगेट कर रही है और गलत दिशा में लेके चली गई है, तो उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसके भी खिलाफ फैसले बिल्कुल होना चाहिए। आनंद जी, आपने बड़ी सफाई से हमारे सवालों का जवाब दिया। मीडिया दस्तक में आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, फिर हम अगले रविवार को एक नए चेहरे को लेकर के आपके साथ आए। तब तक के लिए बने रहिए मीडिया दस्तक के साथ। नमस्कार।